हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की आपकी जो इंग्लिश बुक है उसका 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके ऑथर हैं ल्यूसियो रोड्रिगेस। तो अ बेकर फ्रॉम गोवा जो है आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये इंडिया के ग्लिम्पसेस के बारे में तीनों पार्ट दिए गए हैं। और अ बेकर फ्रॉम गोवा के अंदर गोवा के किसी बेकर के बारे में जानकारी दी जाती है। ग्लिम्पसेस क्या होता है? किसी चीज़ की झलक। तो ये तीनों पार्ट है हमें इंडिया की झलक दिखाते हैं। तो पहली झलक हमारी कहाँ की है? गोवा की है। सो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। अब ये किस चीज़ के बारे में है? ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट आपने सुना होगा वर्ड। पोर्ट्रेट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का चित्र बनाना। जैसे आपकी फ़ोटो है तो आपकी फ़ोटो डायग्रामेटिकली बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है, उसे पोर्ट्रेट कहा जाता है। और पेन पोर्ट्रेट यानी कि किसी इंसान के बारे में जब हम बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाए जिसके बारे में हमें, वो पेन पोर्ट्रेट होता है। ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। अब ये एक कहानी है किसके बारे में? एक ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बेकर के बारे में है, जिसका अभी भी समाज में काफ़ी नाम है। शायद एक नहीं, मतलब ट्रेडिशनल जितने भी गोवा के बेकर्स हैं, विलेज बेकर्स, उनके बारे में एक कहानी है जिनका कि समाज में आज भी अच्छा खासा नाम है। सो आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। अब ये बात कौन बोल रहे हैं? ऑथर बोल रहे हैं हमें। दैट आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about these good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। अब यहाँ पर वर्ड आया रेमेंसिंग नोस्टैल्जिकली। नोस्टैल्जिकली क्या होता है? किसी चीज़ की हमें जब याद आती है तब हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं नोस्टैल्जिक। और रेमेंसिंग नोस्टैल्जिकली का मीनिंग क्या है? थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि हमें पास्ट के किसी मेमोरी की याद आ रही है काफ़ी ज़्यादा, उसके बारे में वर्ड यूज़ होता है रेमेंसिंग नोस्टैल्जिकली। कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमेशा पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, जो उनके पुराने पुर्तगाल के समय के दिन थे, जब मतलब गोवा में पुर्तगाल के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, पोर्टुगीज़ लोग ज़्यादा रहते थे। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। और वहाँ पर जो फेमस थे, वहाँ के उनके जो ब्रेड के लोव्स होते थे, टुकड़े होते थे, जिसे हम पाव भी कहते हैं, जैसे गोल ब्रेड होती है उसे यहाँ पर तो पाव कहते हैं मेरे लोकेलिटी में। आपके लोकेलिटी का मुझे पता नहीं, तो आप भी फाइंड कीजिएगा आपकी लोकेलिटी में उसे क्या कहा जाता है। ब्रेड भी हम नेचुरली तो ब्रेड ही कहते हैं, लेकिन पाव भी बोल देते हैं गोल ब्रेड को। सो दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो अब पहले की बजाय अब ब्रेड खाने वाले लोग बहुत ही कम हो चुके हैं। वैनिश यानी कि ना के बराबर हो चुके हैं, गायब से हो चुके हैं। लेकिन जो बनाने वाले हैं, मेकर्स हैं, वो तो अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। अब यहाँ पर तीन वर्ड्स आए हैं, मिक्सर्स। आपके घर में मिक्सी होगी या फिर ग्राइंडर वगैरह कुछ होगा जिससे कि हम सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। तो जिस तरह से वो मिक्सी हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए, कोई चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो ये जो मिक्सर्स है ये किस लिए यूज़ होते हैं? जो भी ब्रेड बनाई जाती है, जो भी पाव बनाए जाते हैं, लोव्स बनाए जाते हैं, उनके लिए जो आटा है वो इसमें सारा मिक्स किया जाता है, सारा का सारा मटेरियल। मोल्डर्स क्या होते हैं? मोल्डर्स एक मशीनरी टाइप कुछ होता है जिसमें कि मतलब वो पाव के गोले से हैं, वो बनकर बाहर निकलते हैं। और फिर बाद में उन्हें क्या किया जाता है? उन लोव्स को, उन पाव को बेक किया जाता है, उस ब्रेड को बेक किया जाता है बाद में ओवन के अंदर। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। अब यहाँ पर वर्ड आया फर्नेसेस। फर्नेसेस क्या होता है? जब मैं छोटा था, स्कूल टाइम में था, तब मैं बिस्कुट बनवाने का मुझे काफ़ी शौक था, क्योंकि आटे के बिस्कुट मैं काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ। तब मेरे पास समय होता था अच्छे से, तो मैं बिस्कुट बनवा कर खाता था। अब तो पैकेट में मिलते हैं ज़्यादा, तो वही परचेज़ कर लेते हैं, अब इतना समय नहीं रहता। तो तब हम बनवा कर आते थे, और तब मैं देखता था वो अंगीठी पर बनाते थे। एक बहुत सा बड़ा एरिया होता था उनका जिसमें कि अंगीठी जला रखी होती थी, और उसके अंदर आग जलती रहती थी हर एक टाइम, जिसमें कि वो मतलब ब्रेड के पीसेज या बिस्किट के पीसेज जो है वो डालते थे और फिर उन्हें पकाकर बाहर निकालते थे। तो उस अंगीठी को, उस बड़ी सी अंगीठी को फर्नेसेस कहा जाता है। कि पुराने दिनों में तो फर्नेसेस काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करते थे। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड। अब एक्सटिंग्विश्ड का मीनिंग क्या होता है? आग बुझाना।
बट यहाँ पर जो लिटरली मीनिंग नहीं है, यहाँ पर दूसरा मीनिंग यूज़ होगा कि जो उन अंगीठियों की आग है वो आज भी नहीं बुझी है, यानी कि उनका बिजनेस आज भी चल रहा है। तो मेन मीनिंग क्या है कि उनका बिजनेस तो आज भी चल रहा है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड और जिंगल क्या होता है? किसी चीज़ की मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ होती है, उसे थर्ड और जिंगल कहा जाता है। थर्ड का भी मीनिंग आवाज़ करना होता है, और जिंगल तो आपने पोएम भी पढ़ी होगी छोटे होते, जिंगल बैल। तो बैल की जिंगल के बारे में बात की जाती है। बैल की जो झनकार होती है, छोटी छोटी हल्की हल्की आवाज़ होती है, उसे जिंगल कहा जाता है। तो यहाँ थर्ड और जिंगल दोनों वर्ड ही आवाज़ के लिए यूज़ हुए हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ट्रेडिशनल बेकर्स होते थे वो पहले अपने बम्बू से आवाज़ निकाल कर आया करते थे सुबह सुबह। हेराल्डिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर दिया हुआ है आपको? अनाउंसिंग। मतलब जैसे कुल्फ़ी वाला आता है या सॉफ्टी वगैरह वाला आता है तो वो अपनी घंटी बजाते हुए आता है। और मेरे भांजे को काफ़ी पसंद है, एक मटके वाली कुल्फ़ी होती है, तो उसकी आवाज़ आती है पों पों करके, वो एक चलते हैं कुछ साथ लेकर। तो मेरे भांजे को जैसे वो सुनाई देता है तो वो पों पों बोलता है कि मुझे ये लेनी है। तो मतलब डिफरेंट थिंग्स की बात होती है कि मतलब कुछ कोई बेचने आते हैं कोई चीज़ें, जैसे सब्जी वाला बेचने आता है तो वो सब्जियों के नाम लेता है। उसी तरह कुल्फ़ी वाला घंटी बजा कर आता है, मटके वाली कुल्फ़ी वाला पों पों बजा कर आता है। तो मतलब वो बात की जा रही है। उसी तरह ये जो ब्रेड बेचने वाले आते थे, ये अपनी हेराल्डिंग करते हुए, यानी कि अपने बम्बू को ज़मीन पर खटखटाते हुए आवाज़ करते हुए आते थे सुबह, जो कि आज के समय में भी कई जगह सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हालांकि जो मतलब मेन प्रोफेशन चलाया था जिन्होंने, इनके पिताजी, वो तो अब यहाँ पर नहीं रहे, वो तो समाप्त हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी, लेकिन उनका बेटा जो है वो अभी भी इस प्रोफेशन को संभाल रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये इस तरह के बेकर्स जो हैं आज भी हैं जो यहाँ, वो क्या कहलाते हैं? पैडर कहलाते हैं गोवा के अंदर। गोवा के अंदर उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? पैडर नाम से बुलाया जाता है। 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब ऑथर बताते हैं कि जब हम बचपन में हम छोटे थे, गोवा के अंदर रहते थे, तब जो बेकर था वो हमारा दोस्त हुआ करता था, हमारा कंपेनियन भी था, साथी भी था, और गाइड भी हुआ करता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो लगभग दिन में 2 बार तो हमारे पास आता ही था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। अब वो 2 राउंड कम से कम वाले कौन से होते थे? एक तो जब सुबह सुबह वो बेचने के लिए निकलता था अपनी ब्रेड्स को, तब वो हमारे पास आता था। और दूसरा कब आता था? जब वो अपनी बास्केट खाली करके शाम के समय वापस आता था, तब हमसे मिलकर जाता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और जब भी उसकी जिंगलिंग थर्ड होती थी बम्बू की, यानी कि बम्बू की खटखटाने की आवाज़ आती थी जैसे ही हमें सुबह सुबह, तो हम जल्दी से उठकर भागकर और उससे मिलने चले जाया करते थे। वाई वॉज इट सो? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव? तो हम उससे मिलने क्यों जाते थे? क्या ये हमारा मतलब वो ब्रेड के लिए इतना प्यार था कि हम सुबह सुबह उठकर भाग जाते थे उसके पास? नॉट एट ऑल, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। द लॉज वर वोट बाय सम पास्किन और बेस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर देखिए, पास्किन और बेस्टाइन, ये यहाँ पर द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस दिया गया, यानी कि जो हमारे घर की जो मेड सर्वेंट थी उसका नाम बताया गया शायद पास्किन और बेस्टाइन। इसका और कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है पास्किन और बेस्टाइन का, तो इनकी मेड का नाम ही है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो लोव्स तो है, ब्रेड तो जो है वो तो पास्किन या बेस्टाइन को दे दिए जाते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लेकिन हमें तो क्या चीज़ पसंद आती थी? हम किस चीज़ के लिए भागते थे? ब्रेड बैंगल्स के लिए भागते थे, जो कि हमने चूज़ करके रखे होते थे कि हमें यही चाहिए। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार तो ये ब्रेड मीठी भी होती थी। अब ये बैंगल ब्रेड क्या होती है? ब्रेड बैंगल्स क्या होते हैं? आपने एक तो मतलब नॉर्मल ब्रेड देखी होगी जो चौरस आती है, जिसका हम सैंडविच खाते हैं। एक मतलब बर्गर के लिए ब्रेड आती है इस तरह की कुछ गोल, जिससे कि बीच में से काट कर उसका बर्गर बनाया जाता है। एक कुलचे के लिए ब्रेड आती है। एक हम पाव भाजी के साथ जो ब्रेड खाते हैं वो लोफ होते हैं, और उसी तरह से ही एक मोटी ब्रेड होती है। बट यहाँ पर एक और ब्रेड है, ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड बैंगल्स कौन सी है?
ब्रेड बैंगल्स होती हैं, जैसे ये सर्कुलर ब्रेड होती है आपकी, उसी के अंदर एक और सर्कुलर ब्रेड है, मतलब ब्रेड एक ही है, ये उसकी आउटलाइन जो है ये सारी कवर्ड है, और बीच में जो उसके है ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा एम्प्टी एरिया होता है। जैसे आपने एक चूड़ी देखी होगी, चूड़ी की आउटलाइन होती है और बीच में से वो खाली होती है, उसी तरह ये ब्रेड है। ब्रेड के ये दो गोले होते हैं, यानी कि ब्रेड की एक शेप होती है ये, और जो बीच वाला पार्ट है वो सारा एम्प्टी रहता है इसका। तो इस तरह की वो ब्रेड होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसे यहाँ पर ब्रेड बैंगल कहा गया है, यानी कि बैंगल की तरह जो ब्रेड होती है। सो द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। अब जो बेकर था वो अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ हमारे सामने आता था या हमारे पास आता था, और जो उसके बम्बू की आवाज़ थी वो कैसे आती थी, झंग झंग करते हुए आती थी। वन हैंड सपोर्टेड बाय द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड ऑन द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ तो होता था वो उसके सिर पर टोकरी रखी होती थी, उस पर एक हाथ उसने टांग रखा होता था, और दूसरा हाथ कैसे रहता था, एक बम्बू या एक डंडा जो था उसके हाथ में रहता था, जिसे वो ज़मीन पर खटखटाते हुए चलकर आता था हमारे पास, या फिर अपनी ब्रेड बेचने के लिए। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस द विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। अब पहले जब वो सुबह आता था, तब सुबह सुबह तो क्या होता था, जो लेडी ऑफ द हाउस यानी कि हमारी मम्मी थी, यानी कि या फिर जो घर की मालकिन है, उनसे मिलता था वो, और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता था, और फिर उन्हें पाव देने के लिए वो अपनी बास्केट जो है वो बम्बू पर रखता था। वी किड्स वुड बी पनिश्ड वी kids would be pushed aside with a mild rebuke and the laws would be delivered to the servant। अब यहाँ पर बात आती है कि हम बहुत खुराफाती होते थे, तो हम क्या करते थे, उससे मिलने के लिए सुबह सुबह उठ जाते थे। लेकिन रिब्यूक का क्या मीनिंग होता है, डांट कर किसी को अंदर भगा देना। लेकिन हमें क्या होता था, हम बच्चों को अंदर भगा दिया जाता था डांट फटकार कर, एंड द लॉव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जो लॉव्स होते थे, जो ब्रेड के टुकड़े होते थे, वो सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे ताकि सर्वेंट्स अंदर जाकर उन्हें रख सकें। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी पीछा कहाँ छोड़ते थे, खुराफाती तो हम भी थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट सम हाउ। तो हम क्या करते थे, हम भी खुराफाती थे, सुबह उठे तो होते ही थे हम, तो हम क्या करते थे, डांट फटकार खा के फिर अंदर चले जाते थे। फिर बेंच के किनारे से, या फिर पैरापेट होता है, एक छोटी सी दीवार होती है, जैसे गाँवों में तो आजकल भी होती है, जो रसोई होती है उस पर बनाई जाती है, वो पैरापेट होती है रसोई के किनारों की तरफ। आज के समय में कई जगह पर है, हर एक जगह पर तो नहीं है, क्योंकि आजकल पक्के मकान गाँव में भी बनने लग गए हैं। तो जहाँ पर कच्चे मकान है, वहाँ पर घर के एक किनारे में कमरों के बाहर एक छोटी सी रसोई बनाई जाती है, जो ओपन यार्ड होती है, ओपन होती है जो रसोई, और उसकी दीवार छोटी सी होती है। तो वो छोटी सी दीवार थी, उससे हम झांकते थे, पीप करते थे बास्केट के अंदर किसी ना किसी तरह भी। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अब मुझे आज भी वो लोव्स थे, जो ब्रेड थी, उनकी खुशबू आज भी याद है किस तरह से आती थी। जैसे वो ताज़ी ताज़ी ब्रेड की खुशबू आती है, वो आज भी याद है किस तरह आती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। अब जो बड़े ब्रेड के टुकड़े थे वो तो बड़ों के लिए होते थे, यानी कि जो नॉर्मल ब्रेड है वो बड़े खाएंगे, और जो गोल ब्रेड है, जो बैंगल वाली ब्रेड है, वो तो बच्चों के लिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और उस समय तो क्या था, हमें इतना भी मतलब शौक नहीं था कि हम अपने दांतों को ब्रश करें या फिर दांतों को किसी तरह से मंजन से साफ करें। एंड वाई शुड बी, और हम करें भी तो क्यों करें। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा क्या है। पहले के समय में वो सारे टूथब्रश नहीं आते थे, तो गांव के लोग ज़्यादा क्या यूज़ करते थे, मैंगो लीफ या फिर एक नीम की दातुन होती है, हम दातुन बोलते थे। मैं भी जब गांव में रहता था तब हम यूज़ करते थे दातुन, मतलब एक छोटी सी डंडी होती है, नीम की डली हाँ नीम की डली कह सकते हैं हम, यानी कि जो नीम की लकड़ी होती है या फिर आम की लकड़ी, उससे क्या किया जाता था, दांतों को साफ किया जाता था। और वो जो डाली थी वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी हुआ करती थी, जिस वजह से ये बताया गया है कि इतना संकट, इतना ट्रबल भी कौन ले कि उन्हें तोड़कर और उससे अपने दांत साफ करे, इससे अच्छा तो ना ही करे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल क्या देते हैं कि टाइगर भी कभी ब्रश करता है क्या, यानी कि चीते को कभी ब्रश करते हुए देखा है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। क्योंकि जो गरम गरम चाय है वो तो मतलब
अच्छे से सारा कुछ साफ कर ही देगी, जो मुंह में होएगा वो तो पेट में चला ही जाएगा, तो क्या ज़रूरत है दांत साफ करने की। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, जस्ट एज अ पार्टी ऑफ और अ फेस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि गोवा के अंदर उस समय पर जो मैरिजेस थी उसमें जो गिफ्ट दिए जाते थे वो बॉल ब्रेड ब्रेड का एक टाइप ही है। तो ये बताते हैं कि बॉल ब्रेड के बिना अगर वहाँ पर मैरिज में गिफ्ट दिए जाते थे तो मतलब ना के बराबर माना जाता था। जैसे कि आजकल हम किसी के घर जाते हैं तो हम सारा कुछ खा लेते हैं, मतलब पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, उसके घर पे उन्होंने मंगवा लिया, खाना भी खा लिया, लेकिन अगले ने चाय नहीं पूछी तो हम कहते हैं क्या यार, मेरे से तो चाय तक नहीं पूछी। तो उसी तरह ये यहाँ पर बताते हैं कि चाहे मेरी कितनी भी खातिरदारी हुई हो, लेकिन अगर बॉल ब्रेड नहीं मिली गिफ्ट में तो वो आना मीनिंगलेस है उस शादी में। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और अब इनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि एक समय के लिए मतलब विलेज के अंदर बेकर की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और उस गांव में जब मतलब एक लड़की की शादी होती थी तब उसकी माँ शादी या फिर एंगेजमेंट के टाइम उसकी माँ को सैंडविचेस बनाने पड़ते थे ओकेजन्स पर, ये वहाँ की प्रथा थी। केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो जहाँ पर एक जगह पर तो एंगेजमेंट होती थी किसी की बेटी की, तो उसकी माँ क्या करती थी, सैंडविचेस बनाती थी उसके ओकेजन्स के लिए। साथ ही साथ केक्स और बॉलिनहास क्या होता है, बॉलिनहास होता है कोकोनट की कुकीज़ होती हैं, क्योंकि केरल राज्य है, जो केरल स्टेट है वहाँ पर तो मतलब कोकोनट है ही बहुत, तो उसके आसपास के एरिया में भी कोकोनट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो बॉलिनहास कोकोनट कुकीज़ होती हैं एक टाइप की। तो केक्स और कुकीज़ क्या थी, मस्त थी, मतलब कंपलसरी थी क्रिसमस पर और बाकी फेस्टिवल्स होते थे उन पर भी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इसी वजह से जो बेकर्स की जो फर्नेस होती थी, अंगीठी होती थी, वो तो गांव में होना एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता था हमारे समय में। ये ऑथर कह रहे हैं अपने बारे में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाए। तो जो बेकर्स या ब्रेड सेलर, यहाँ पर मेन ब्रेड सेलर ही यूज़ कीजिएगा आप, क्योंकि आगे भी इंपॉर्टेंट थिंग आने वाली है, बताऊंगा आपको कि वहाँ पर जो ब्रेड सेलर होते थे, जो ब्रेड बेचने के लिए जाते थे इधर उधर, उनकी जो ड्रेस होती थी उसे कहा जाता था कबाए। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और जैसे गर्ल्स फ्रॉक पहनती हैं उसी तरह से एक टाइप की फ्रॉक होती थी जो कि गले से पहनी जाती थी और लगभग घुटनों तक होती थी और सिर्फ सिंगल पीस ही होती थी ये। इन हर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बेकर्स थे उस समय पर वो ऊपर तो शर्ट पहनते थे और नीचे एक मतलब फुल लेंथ ट्राउजर्स पहनते थे जो कि शॉर्टर देन फुल लेंथ, यानी कि पूरी तो नहीं होती थी पैंट टाइप की और लेकिन हाफ पैंट से कुछ ज़्यादा होती थी, जैसे हम कैप्री यूज़ करते हैं उस तरह से कुछ कह सकते हैं। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि ये सिंगल पीस पहनते थे, अब आप कह रहे हो कि शर्ट पहनते थे। तो बच्चे बात ऐसी है कि जो ब्रेड सेलर्स थे यानी कि जो बेचने के लिए जाते थे वो तो पहनते थे कबाए, उनकी ड्रेस को कबाए कहा जाता है। और जो गल्ले पर बैठने वाला बंदा होता है एक दुकान में और एक मतलब उसका नौकर होता है, उसी तरह जो ब्रेड बनाने वाला बेकर होता है मेन, जो अंगीठी पर अपना काम करता है, वो तो क्या पहनता था, शर्ट और ट्राउज़र कैसा, एक कैप्री जैसा। लेकिन जो बेचने वाले या उसके सर्वेंट्स होते थे, ब्रेड सेलर होते थे, वो कबाए ड्रेस पहन कर जाते थे। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। और इसीलिए आज के समय में भी अगर कोई अपने नीज तक की कोई पैंट पहनता है घुटनों तक, तो उसे किस चीज़ की संज्ञा दे दी जाती है, पैडर बुलाया जाता है। पैडर क्या होता है, पैडर बेकर को ही कहा जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आपके घर पर दूध आता होगा तो उसका हिसाब आप कैसे करते हैं, या तो डे बाय डे करते हैं या फिर मंथली एक्सपेंसेस पे करते होंगे। तो जो बेकर होते थे उस समय बेचने आते थे अपनी ब्रेड वगैरह, वो भी हिसाब कैसे करते थे, मंथली पेमेंट करते थे, यानी कि
डेली डेली का पैसे नहीं लेकर जाते थे, वो महीने की 1 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को, जो भी उन्हें सफिशिएंट लगती थी उस दिन आकर वो पैसे ले जाते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। और तब उस समय पर क्या होता था, जो मंथली अकाउंट्स होते थे, जैसे हम बिल का हिसाब रखते हैं घर पर अपने, मतलब आजकल तो कागज़ वगैरह पर कहीं भी लिख देते हैं या फिर फ़ोन में भी लिख लेते हैं, लेकिन उस समय पर क्या होता था, इतनी सफिशिएंसी नहीं होती थी, तो लोग पेंसिल से किसी न किसी दीवार पर हल्का हल्का लिख लेते थे कि आज कितनी ब्रेड आई, आज कौन सी ब्रेड आई, आज कितने पीसेज आए। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब जो बेकिंग का प्रोफेशन होता था वो पुराने समय में क्या था, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था, यानी कि उस समय बेकिंग काफ़ी चर्चा में रहता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। अब स्टार्व्ड क्या होता है, स्टार्व्ड होता है भूख से मरना। तो जो बेकर और उसकी फैमिली होती थी वो कभी भी भूख से नहीं मरती थी। एक तो यार उनका बेकिंग का काम है, और अभी हमने पढ़ा कि वो काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था उस समय में। तो बेकर्स की तो मौज होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमाई करते थे उस समय में। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक हैप्पी एंड प्रस्पीरियस। और अच्छा खासा पैसा आता था, तो वो बंदा, उसकी फैमिली और उसके जो सर्वेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिया करते थे। देयर प्लम फिजिक्स। अब यहाँ पर वर्ड आया प्लम फिजिक्स, तो यहाँ पर वर्ड का मीनिंग देखिए, प्लम फिजिक्स क्या दिया हुआ है, प्लीजेंटली फैट बॉडी। आज के टाइम में आप कोट यूज़ करते होंगे जिसे कहते हैं फ्लफ़ी। फ्लफ़ी क्या होती है, एक ऐसा कोट जो काफ़ी ज़्यादा फूला सा होता है। और प्लम फिजिक इसलिए यूज़ किया गया है फ्लफ़ी बॉडी के लिए, यानी कि जो मतलब मोटी मोटी सी बॉडी होती है। सो देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। अब ओपन टेस्टिमनी क्या है, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। तो मतलब उनके प्लम फिजिक्स से, यानी कि उसके जो मोटेपन से ही देखकर उनकी स्टेटमेंट दे दी जाती थी कि ये बंदा तो पक्का बेकर ही होएगा। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज एसेंशियली कंपेयर टू अ बेकर। और आज के समय में भी अगर कोई जैक फ्रूट जैसे मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस है किसी बंदे की, अब जैक फ्रूट एक फ्रूट है जिसका नाम होता है कटहल, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा गूगल पर। तो जैक फ्रूट जैसे मतलब किसी की हेल्थ होती है, यानी कि मतलब फ्लफी टाइप कोई बंदा दिखता है तो उसे एक बेकर की संज्ञा दे दी जाती है, मतलब या फिर हम कह देते हैं कि यार ये तो बहुत खाता है, अगर हम उसको फ्लफी बंदे को किसी को देखते हैं। तो यहीं तक हमारी ग्लिम्सेस थी गोवा की, इसी के साथ हमारी गोवा ग्लिम्सेस पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का वो कवर करेंगे। तो इन सभी को अलग अलग पार्ट में करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। और आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में चेक कर लीजिएगा 10th क्लास की वीडियोस, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक की अलग अलग सेक्शन बनाकर रखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चेक कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।